Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. Assalamu alaikum. My name is Sumaira and today I am going to discuss lecture number 42 from chapter number 16 और आज के लेक्चर में हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आज के लेक्चर के कंटेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेंजीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वो कौन सी हैं। फिर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर ऑर्बिटल एस्पेक्ट, देन मोलेकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन और लास्ट में हम देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजीन को। अभी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन जो है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसका एरोमेटिक ऑर्डर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। और बेंजीन जो है चूँकि ऑर्गेनिक है नेचर में तो ये पानी में हल नहीं होता जो कि पोलर होता है, बल्कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही जो है वो हल होता है। फिर बेंजीन जो है ये रेजोनेंस को शो करता है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और बेंजीन जो है ये हाईली इनफ्लेमेबल है, ठीक है, और बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम। अब सूटी फ्लेम कौन सा होता है? सूटी फ्लेम ऐसा फ्लेम होता है जिसमें कार्बन जो है वो अनबर्नट रह जाती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास येलो कलर का फ्लेम आता है। उस फ्लेम को हम सूटी फ्लेम बोलते हैं। नेक्स्ट जी आ जाता है हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन में हमारे पास टोटल 12 एटम्स होते हैं, 6 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के, और सब के सब एक ही प्लेन में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन जो है इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और वो जो 6 कार्बन है वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्जुगेटेड होता है। कॉन्जुगेटेड ऐसे होता है कि इनमें 3 अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक ये और एक ये। तो ये वाला जो पी सिस्टम है ये नेबरिंग पी सिस्टम के साथ जब लिंक कर रहा होता है तो फिर यहाँ पर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर हम अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास 2 डिफरेंट कैक्यूल स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है और दूसरा ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन एटम के दरमियान बना हुआ है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है और ये भी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आता है। ये क्यों पोजीशन चेंज कर रहा है? क्योंकि इन यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक जगह पर फिक्स नहीं होते, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये सारा टाइम मूव करते रहते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी कह सकते हैं और इस तरह से भी स्केच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पाई बॉन्डिंग है ये डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह पे फिक्स होना और डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है फिक्स ना होना, सारा टाइम पोजीशन को शिफ्ट करते रहना। तो हम इन दोनों स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स लगाने की बजाय यहाँ पे एक सर्कल लगा दें, ठीक है। तो ये जो सर्कल लगा देते हैं ये भी बेसिकली हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है और इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल होती है जब आप बेंजीन रिंग बना दें और उसमें सर्कल लगा दें तो इसको हम रॉबिन्सन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है कि इन दोनों में से जो पहली कैक्यूल रिप्रेजेंटेशन थी और जो दूसरी रॉबिन्सन की थी, कौन सी वाली ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में सारे कार्बन कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, इनकी अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें तो वो सेम है और वो है 1.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर उन सब की बॉन्ड डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ सेम है तो फिर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन से वाला कार्बन डबल बॉन्ड है और कौन से वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। तो फिर इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो फिर हम रॉबिन्सन फॉर्म से शो कर देते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड्स जो है वो तो स्पेसिफिक नहीं है उनकी पोजीशंस, तो हम सर्कल लगा देते हैं। लेकिन
जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमने मैकेनिज़म्स को समझना हो और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को शो करना हो तो उसके लिए हमें कर्व्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, कर्व्ड एरोज को ड्रॉ करना पड़ता है। तो फिर जब पोजीशंस की बात आ जाए तो वहाँ पे फिर हम सर्कल को नहीं शो कर सकते, तो फिर उस केस में जो है वो हम केक्यूल स्ट्रक्चर को जो है ना वो लेते हैं। तो इस वजह से अगर हम ओवरऑल देखें तो फिर केक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कंपेयर टू रॉबिन्सन स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास मोलेकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। केक्यूल स्ट्रक्चर में जो है वो हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक ये था कि बेंजीन जो है वो लेस रिएक्टिव है क्योंकि वो बहुत स्टेबल होता है, फिर डुअल करैक्टर शो करता है, ठीक है, एडिशन भी रिएक्शंस शो करता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करता है। उसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो लेस है और उसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की लेंथ सेम है। ये जो थे ये कुछ केक्यूल स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक्स थे। फिर जब बेंजीन की एक्सरे स्टडीज़ की गई तो पता चला कि बेंजीन जो है ये एक रेगुलर फ्लैट प्लेनर हेक्सागोन है, ठीक है, 6 कॉर्नर्स के साथ, जिसमें 6 हाइड्रोजन एटम जो है वो 6 कार्बन के एटम्स के साथ एक प्लेन में मौजूद हैं। और उनकी जो अगर हम कार्बन जो आ रहे हैं हमारे पास उनकी अगर हम बॉन्ड एंगल्स चेक करें कार्बन का और कार्बन हाइड्रोजन का, तो वो सेम आता है और वो कितना आता है 120 डिग्री, ठीक है। तो जितने भी कार्बन है 120 डिग्री से हमें ये पता चलता है कि वो सब के सब sp2 हिब्रिडाइज्ड हैं। अब sp2 हिब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s 2 p ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्स होके ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देता है जो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हमारा sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ जाता है कार्बन का, जिसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये जो रिमेनिंग 2pz ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड है, ठीक है, और यही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है रिस्पॉन्सिबल है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एक कार्बन का ये sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इस तरह के 6 स्ट्रक्चर्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन होता है और फिर उस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह का होता है, ये वाला, ठीक है। ये 6 sp2 हाइब्रिड कार्बन के स्ट्रक्चर जो हैं वो आपस में जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक एक आपस में और एक एक हाइड्रोजन के साथ, तो 6 ये सिग्मा बॉन्ड और 6 बाहर, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और ये एक हेक्सागोन बन जाती है। जो रिमेनिंग अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल है वो रिमेनिंग कार्बन के नेबरिंग कार्बन के अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये इस तरह से बनते हैं कि ये एक सैंडविच की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर और ये सेंटर में आपके पास हेक्सागोन शो होती है। तो ये एक सैंडविच की तरह का जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं केक्यूल के और एक रॉबिन्सन का, तो इनमें ये जो है ना ये हमारे पास मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन आ जाती है बेंजीन की, ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि जो बेंजीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड सर्कल होता है, ठीक है, और वो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी पोजीशंस पे स्पेसिफिक नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। नेक्स्ट ही हमारे पास आ जाता है अब रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबलाइजेशन। सबसे पहली बात, रेजोनेंस क्या होती है? जो हमारे पास एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अगर हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आ रही हों पेयरिंग की तो उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, और उन डिफरेंट पेयरिंग के रिजल्ट में जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसको हम बेंजीन के स्ट्रक्चर में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेंजीन की जो कार्बन है उसके जो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में किस तरह से जो है वो पेयर अप होते हैं। तो अगर यूं हो कि कार्बन 2 कार्बन 3 के साथ, 4 5 के साथ और 6 1 के साथ हो तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनता है। अगर
1 और 2 के दरमियान बॉन्डिंग हो जाए, 3, 4, 5 और 6 के दरमियान, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। इन दो स्ट्रक्चर्स को जो 1 और 2 है हम कैक्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा 3 और स्कीम्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, जिनमें जो एटम है वो अपने नेबरिंग एटम के साथ की बजाय अपने सामने, जैसे ये वाला अगर आप देखें तो कार्बन 1 कार्बन 4 के साथ पेयर बना रहा है, ठीक है, और साथ में 2 3 के साथ और 6 5 के साथ। यहाँ पे 2 5 के साथ बॉन्ड बना रहा है, सामने वाले कार्बन के अनहाइब्रिड 2p-Z ऑर्बिटल के साथ ये पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे 3 और 6 के दरमियान, और फिर उनके साथ 1 और 2 और 4 और 5। ये वाले जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम दीवार स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये भी बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इनमें जो है वो आपके पास डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स जो हैं वो ऑब्जर्व हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो दीवार स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन की रेजोनेंस में बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि नेबर के एटम के साथ पेयरिंग ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू सामने के जो एटम है उनके साथ पेयरिंग, ठीक है, जैसे 1 और 4, 2 और 5, 3 और 6 के दरमियान। तो अगर हम बेंजीन के सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखें तो उनमें जो हमारे कैक्यूले के स्ट्रक्चर हैं, कैक्यूल भी बोलते हैं, कैक्यूले भी बोलते हैं, ये 80% तक जो है वो कंट्रीब्यूशन शो करते हैं, जबकि दीवार के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिर्फ 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ये है कि हमने किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन मेजर कैसे करते हैं, हम उसका कंपैरिजन करते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड से, ठीक है। कॉन्जुगेटेड में पीस सिस्टम्स आपस में लिंक्ड हैं, हम कहते हैं वो स्टेबल होते हैं। उसकी स्टेबिलिटी को जो हम मेजर करते हैं और मेजर करते हुए हम उसका कंपैरिजन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड से करते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी को हम ज़्यादा बेहतर एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए हम 3 तरह के स्ट्रक्चर्स लेंगे, बेंजीन, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन एंड साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। यहाँ से इन तीनों स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम इनकी एनर्जीज को जो है वो कंपेयर करेंगे, और वहाँ से हमें पता, और सारों के केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो सेम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइक्लोहेक्साट्राइन है ना वो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है। अब आप ये देखेंगे हमारे पास डायग्राम गिवन है, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। इसकी जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो जो हीट लिबरेट होती है दैट इज 120 किलो जूल पर मोल, और प्रोडक्ट हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आ गई, ठीक है। अब अगर हमारे पास इसी तरह का एक साइक्लिक कंपाउंड हो 6 कार्बन का, लेकिन उसमें 2 डबल बॉन्ड्स आ जाएं, तो अगर एक डबल बॉन्ड के लिए 120 किलो जूल पर मोल जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, तो 2 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो 240 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 231 आ रही है, ठीक है, ये थोड़ी सी कम है 240 से। उसकी रीज़न यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये आपस में लिंक्ड हैं पीस सिस्टम्स, तो यहाँ थोड़ी कॉन्जुगेशन आ गई। इससे नेक्स्ट में हम अगर मूव करें 6 कार्बन के रिंग में जिसमें 3 अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स हैं, तो इस स्ट्रक्चर की जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं अगर हम हाइड्रोजिनेशन करें तो हमारे पास 3 टाइम्स आनी चाहिए हीट, 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 360, लेकिन एक्चुअली अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 208 आती है, ठीक है, जो कि कम है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि ये जो 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन है ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल कोई भी नहीं होता, एक्चुअली तो बेंजीन होता है। इसकी जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास 208 जो है वो एनर्जी आती है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेशन है जिसकी और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्जुगेशन की वजह से ये हाईली स्टेबल हो गया। ये सारे पीस सिस्टम्स जो हैं, ये वाली कार्बन 2 कार्बन का, इन 2 कार्बन का और इन 2 कार्बन का, वो आपस में लिंक्ड हैं। जब वो आपस में लिंक्ड हैं
तो वो स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बेंजीन है वो जो हमारा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ये वाला, इससे 152 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और ये जो 152 जो है ना, ये बेसिकली कम हुआ है ना, तो आप देखें स्टेबिलिटी तब आती है जब कोई भी सिस्टम लो एनर्जी पे होता है। तो ये लो एनर्जी पे आ गया ना, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है और इसे हम रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन भी बोलते हैं। किसको? 152 किलो जाउल पर मोल को। ठीक है जी, तो ये जो था हमारा आज का लेक्चर था। अब आपने इसको कंप्लीट करने के बाद ये बताना, ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें कि क्यों बेंजीन जो है वो रेजोनेंस शो करता है, फिर बेंजीन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको जस्टिफाई करें, और आपने फिर जो भी आपका ऊपर जितना लेक्चर आपने पढ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।